Everybody, I'm Abhishek and welcome to my channel. Today we are going to discuss the lecture on force and laws of motion. Till till I think till up to third lecture I have already discussed about the different types of forces. कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स, इन अनबैलेंस्ड फोर्स, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और इसके अलावा दो और फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज द वेट एंड नॉर्मल। तो आई होप यू ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू ऑल माई लेक्चर्स। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो काइंडली गो थ्रू माई लेक्चर 1 एंड फ्रॉम दैट लेक्चर 1 यू स्टार्ट वॉचिंग। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस टू मोर फोर्सेज, दैट इज टेंशन एंड स्प्रिंग फोर्स। These four forces are basic for all of you till your 10th standard। जब आप 11th में जाओगे तो इसको इलेबोरेटली पढ़ोगे और काफ़ी डिस्कशन है इसके बारे में। तो आपको मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उतना ही बताऊंगा इन दो फोर्सेस के बारे में। और इन द लास्ट ऑफ माई लेक्चर्स आई एम गोइंग टू रिवाइज यू ऑल द फोर फोर्सेज विच आई ऑल्सो टॉट यू इन द लास्ट लेक्चर, दैट इज द वेट, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। तो आई विल डिस्कस ऑल दिस फोर लेक्चर्स एंड इट्स माई काइंड रिक्वेस्ट कि आप लोग अभी तक के लेक्चर सभी आप लोग रिवाइज कर लो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर से वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अबाउट इम्पल्स, ये सभी बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो टुडे। The third force, that is tension, we have to study. Simply what is tension? टेंशन फोर्स या टेंशन, बट आई थिंक दैट टेंशन आप उसको टेंशन ही सिर्फ बोलो तो, क्योंकि उसी में एक फोर्स इंक्लूड हो जाता है, तो वी डोंट नीड टू टेल अबाउट टेंशन फोर्स। सिंपली इट्स अ टेंशन। टेंशन क्रिएट होता है किसी भी रोप में। आप किसी भी रोप पर अगर फोर्स लगाओगे तो एक टेंशन क्रिएट होता है। सिंपली आपको क्या याद रखना है कि अगर जैसे यहाँ पर कोई एक आदमी है, वो किसी भी मास एम मास को अपनी तरफ खींच रहा है, तो आप एक बात शायद आप लोगों ने भी फील किया होगा कि इट कांट पुश। जब भी आप किसी भी रस्सी को पुश करोगे आगे की तरफ तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा। फोर्स तब लगना स्टार्ट होता है जब आप उसको पुल करना शुरू करते हो। तो ये आपको याद रखना है कि ये टेंशन फोर्स क्या होता है, हमेशा पुल में स्टार्ट होता है। और सेकेंड बात, इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द मास। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये याद रखो जब भी ये टेंशन फोर्स लगेगा, ऑलवेज अवे फ्रॉम द मास, क्योंकि रस्सी से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचोगे तो खींचने से जो फोर्स लगेगा यहाँ पर, वो ये खींचने से जो यहाँ पर आप फोर्स लगाओगे सपोज, तो ये खींचने की वजह से ही ये फोर्स इस पर लगेगा, टेंशन फोर्स। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि टेंशन फोर्स जो लगता है वो कभी भी ड्यू टू पुल। और एक दो बातें आपको याद रखना जरूरी है फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, दैट यू हैव टू एज्यूम दैट दिस रोप इज मासलेस, इनएक्सटेंसिबल एंड इट्स नॉट टॉट। टॉट का मतलब आपने इसको फोल्ड नहीं किया हुआ ऐसा, तो इसका मतलब ये टॉट नहीं है। और ये मासलेस से क्यों है मैं आपको ये बताता हूं क्यों आप इसको एज्यूम करते हो। बिकॉज सपोज देर इज अ दिस इज अ कंटिन्यूस मास, आप इस पर फोर्स लगाना स्टार्ट किए हो कॉर्नर में, तो अगर इसके अंदर मास होगा तो आप ये देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस में कुछ मास होगा। लेकिन अगर आप कॉर्नर में फोर्स लगाते हो तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा इस कॉर्नर के लिए, जब आप इससे थोड़ा दूर जाओगे, थोड़ा और दूर जाओगे, थोड़ा और दूर जाओगे, तो इनकी वजह से आपको पता है कि अगर इसके अंदर मास होगा तो ये फोर्स का वैल्यू वेरी करेगा। क्योंकि ये क्या होता है, बेसिकली जो रोप होता है वो थ्रेड से बना हुआ रहता है स्ट्रक्चर, तो अगर उसके अंदर मास होगा तो ये फोर्स विल वेरी अलोंग द लेंथ ऑफ द रोप। तो आपके सिलेबस में आपको ये मासलेस एज्यूम करना है कि अगर मैंने एक रस्सी में फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो सेम फोर्स विल कंटिन्यू अप टू द कॉर्नर। इट मीन्स दैट अगर एक रस्सी होगी तो उस पर लगने वाले फोर्स की मैग्नीट्यूड भी आपको सेम ही लेना है, आपको वेरी नहीं कराना है। बट जब भी आपका अगर रोप चेंज होता है बीच में, तब जाकर आपका फोर्स डिफरेंट लगना स्टार्ट होगा। ये मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा, बट सिंपली समझो कि किसी भी मास को अगर आप रस्सी से पुल करोगे तो जो फोर्स लगता है उसी का नाम होता है टेंशन, जिसको कि टी से आप लोग डिनोट करते हो। तो क्लियर है ये फोर्स। दिस टेंशन फोर्स विल एक्ट इन अ रोप and it only acts when there is a pulling and it always acts away from the object। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो आप एक बात याद रखो, वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्सेस पर काम करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। एक तो नॉर्मल ऊपर काम करेगा और एमजी नीचे काम करेगा, आपको मैं इसका रिवाइज भी करवा दूंगा। और टेंशन फोर्स तभी लगना स्टार्ट होगा जब आप किसी मास को किसी रस्सी से खींचते हो। तो जो खींच रहे हो आप, ये जो इधर की ओर खींच रहे हो, इसमें यहां पर फोर्स लेगा जिसको कि टेंशन बोलते हैं, टी नाम देते हैं। ये जो एफ है इस फोर्स का दूसरा नाम टी है।
आप उस फोर्स को टेंशन बोल सकते हो। वो टेंशन तभी लगना स्टार्ट होता है जब आप लोग रस्सी का केस लेते हो, रोप का केस लेते हो, अदरवाइज आप उसको फोर्स ही बोलते हो। और अगर पूरे मास में अगर एक ही रस्सी वर्क हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग एक ही फोर्स काम करेगा पूरे अलोंग द लेंथ ऑफ द रोप, क्योंकि आप उसको मासलेस, इनएक्सटेंसिबल और टॉट कंडीशन में आप लोग उसको एज्यूम किए हो कि ऐसा नहीं है। तो आई थिंक इट्स अंडरस्टैंड। आई विल टेल यू बाय एग्जांपल। You can see here, suppose there is a mass m2 here. In this m2 mass, this you can see that आपके बीच में एक यहाँ पे पुल्ली लगा हुआ है। इस पुल्ली के लगने से आपको पता है कि नीचे एक m1 मास लटका हुआ है। तो here you can see that one force will act on this m1 mass, that is mg, which will act downward. अब इस डाउनवर्ड लगने की वजह से रस्सी पे जो लग रहा है उसको ऊपर की डायरेक्शन में, आपको मैंने बताया था कि टेंशन फोर्स विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो यू कैन सी हियर, वेट, you can see here that this tension mg has act downward, this tension will act away from the object। उसी तरह से ये एक सेम रस्सी है यहां से यहां तक, तो जो भी टेंशन का ये फोर्स होगा वो पूरे रस्सी के अंदर एक ही फोर्स काम करेगा, टी, उसमें वेरी नहीं होगा क्योंकि एक ही रस्सी वर्क हो रहा है यहाँ पर। तो एक ही रस्सी वर्क हो रहा है तो यहाँ पर काम करेगा टी, और ये जो टी ये ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पर ये टी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इस वाले मास के लिए ये इसका मोशन का काम करेगा जो कि टेंशन की वजह से लग रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर टेंशन का फोर्स होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इस मास के लिए टेंशन का फोर्स होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो यू हैव टू रिमेंबर in your syllabus, you only remembers that this tension force will act away from the object. What will happens, this there is a downward force, that is mg is acting downward, this tension will act in upward, और ये टेंशन यहाँ पर इसको राइट साइड में लगेगा जो कि उस m2 पर एक फोर्स का काम करेगा। उस फोर्स की वजह से m2 क्या होगा, नीचे ऐसे स्लाइड होगा और ये मास नीचे m स्लाइड होगा। तो आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पर टेंशन का क्या डायरेक्शन और यहाँ पर टेंशन का क्या डायरेक्शन। इट ऑलवेज एक्ट्स away from the object, or if a string is same then it will remains the same. But another example I will tell you. See here, in the right direction 3 masses I have put, in which F is acting in the right side. आपको right side में एक F फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन आपने 3 मासेज m1 m2 m3 को रखा है। बट इन दिस केस दिस टेंशन विल नॉट रिमेन्स द सेम। यहां पर टेंशन चेंज होगा क्योंकि यहां पर एक ही रस्सी नहीं यहां पे जुड़ा हुआ है। ये m1 से m2 के बीच एक रस्सी है, फिर m2 से m3 के बीच एक रस्सी है, और m3 से जो आगे एक फोर्स से आप रस्सी लगा के खींच रहे हो, तो ये यहां पर एक अलग रस्सी है। और आपको मैं समझाता हूं कैसे, आपको काफी अच्छे से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। सी हियर, अगर मैं सिर्फ m1 मास को एक रेफरेंस लूं, अगर सिर्फ m1 मास को आप एक रेफरेंस ले लो, तो इस m1 मास पर एक टेंशन अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट लग रहा है, ये जिसको कि T2 नाम दिया गया है। लेकिन अगर आप m2 को अगर एज्यूम करेगो, आप m2 को एज्यूम करो, एक आपको मैंने बताया था सिस्टम एज्यूम करने के लिए, उस सिस्टम में जो भी आप एज्यूम करते हो सबके सब फोर्स इंटरनल होते हैं, लेकिन रिमेनिंग फोर्स एक्सटर्नल होते हैं। तो यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लॉट बिकॉज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन इट। आप सिंपली समझो ये टेंशन क्यों डिफरेंट हो रहा है। आप m2 को एज्यूम करो, यहाँ पर मैं m2 को स्टडी करने की कोशिश करता हूं। इस m2 पर एक फोर्स T1 लग रहा है अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, लेकिन इस T2 की वजह से एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है? तो एक T1 फोर्स राइट साइड में लग रहा है, एक T2 फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है। तो m2 पर जो नेट फोर्स होगा राइट साइड में वो T1 माइनस T2 होगा। नेट फोर्स मैंने आपको बताया, नेट का मतलब एक फोर्स T1 राइट साइड में है, T2 लेफ्ट साइड में है। तो अगर नेट फोर्स की बात करो वो T1 माइनस T2 इन द राइट डायरेक्शन और T2 माइनस T1 इन द लेफ्ट डायरेक्शन। आप जो भी एज्यूम, एक डायरेक्शन एज्यूम कर लो, और अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो वो डायरेक्शन आपने जो एज्यूम किया है, द फोर्स इज एक्टिंग इन दैट डायरेक्शन। दिस ऑल आई हैव टॉक्ड इन द लास्ट लेक्चर्स, एवरीथिंग आई हैव टॉक्ड। सो आपको अगर देखना है तो पुराने लेक्चर्स को देख लो। आप सिंपली समझो इस m2 वाले मास पर एक फोर्स राइट साइड में लग रहा है और एक फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, तो रिजल्टेंट जो इस पे लगेगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ना कि एक फोर्स। लेकिन m1 पर एक फोर्स T2 सिर्फ लग रहा है, फिर m3 पर एक फोर्स काम करेगा तो एक आप F लगा रहे हो, लेकिन इस T1 की वजह से एक अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक टेंशन लगेगा। तो आप ये एज्यूम कर रहे हो कि अगर आपको रस्सी चेंज होगा तो उनके बीच का जो टेंशन होगा वो डिपेंड करेगा इसके मास के ऊपर। अगर मास सेम होगा
तो आप ऐसा अलग अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो हो सकता है ये फोर्स ए का है, टेंशन का मैग्नीट्यूड ए का है, बट इट विल डिपेंड्स अपॉन द मासेज, इट विल डिपेंड अपॉन द फोर्सेज। लेकिन अगर सिंगल एक रस्सी है, पूरे सिंगल सिस्टम में एक सिंगल रस्सी है, तो टेंशन का जो यहाँ पर टी है वो यहाँ पर भी टी रहने वाला है, जो कि अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट यहाँ लगेगा, यहाँ पर अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, यहाँ भी अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट लग रहा है, यहाँ भी अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट लग रहा है, यहाँ भी अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट लग रहा है, यहाँ भी अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट लग रहा है। तो रिमेंबर दीज थिंग्स, दीज फोर्सेज विल एक्ट इन अ रोप and these forces will be acting away from the object. If rope is same, then tension will be same in the entire length of the rope. If there are more than one rope, then tension force will be vary, and this force will depending upon the mass, depending upon the force. I think this tension is clear अप टू योर 10th लेवल। आपके स्टैंडर्ड तक मैंने आपको अच्छे से समझाया है, आप इसको याद रखो। द नेक्स्ट फोर्स आई विल स्टडी अबाउट दैट इज द स्प्रिंग फोर्स। we are going to study about spring force. This force is very simple. आपको सिंपल एक बात समझना है, सपोज एक स्प्रिंग है जो कि नेचुरल लेंथ में रखा हुआ है, आपको भी आप इसको एनालाइज करो कि एक आपने स्प्रिंग को एक मास से ऐसे बांध करके आपने उसको नेचुरल लेंथ में रखा। नो व्हाट यू ट्राई टू कंप्रेस इट। आप इसके नेचुरल लेंथ से इसको कंप्रेस करना स्टार्ट करो या उसके नेचुरल लेंथ से एक्सपेंड करना स्टार्ट करो। तो जैसे ही आप उसको सपोज कंप्रेस करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो कि उसको नेचुरल लेंथ में लाने के लिए ट्राई करता है। सिमिलरली अगर आप उसको एक्सपेंड करते हो नेचुरल लेंथ से तो एक फोर्स दोबारा लेफ्ट साइड में लगना स्टार्ट होता है जो कि उसके नेचुरल लेंथ में लाने के लिए कोशिश करेगा। तो दिस इज स्प्रिंग फोर्स व्हिच विल बी एक्ट्स इन अ स्प्रिंग। जो भी फोर्स स्प्रिंग में लगता है उसको स्प्रिंग फोर्स लगते हैं। ये फोर्सेस क्यों अराइज होता है? whenever we try to change its natural length, either compression or expansion or elongation, there will be a forces which will be acting opposite to it. जो भी आप कंप्रेस करोगे तो ये अपोजिट टू द कंप्रेशन, अगर एक्सपेंड करेगा तो अपोजिट टू द expansion. It means that this force will acting opposite to the displacement. Therefore this force is given by, therefore ये फोर्स का एक न्यूमेरिकली आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट मैंने क्यों बोला है? क्योंकि इसका पर्टिकुलर एक वेक्टर क्वांटिटी, एक डायरेक्शन होगा। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को राइट साइड में अगर कंप्रेस करते हो तो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, बिकॉज आई टोल्ड यू ऑलरेडी इन द कार्टेशियन सिस्टम राइट साइड इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड इज निगेटिव। if you are if you are elongating it in the right direction, it means displacement is positive. तो आपको पता है कि जब आप राइट में किसी भी स्प्रिंग को आप खींचोगे तो उसके लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगा जो कि उसको नेचुरल लेंथ में लाने के लिए कोशिश करता है। दैट्स व्हाई एफ विल बी अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। इफ अपोजिट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, फोर्स विल बी निगेटिव। आप इसको कंप्रेस करना स्टार्ट करो। कंप्रेस करोगे तो क्या करोगे? नेचुरल लेंथ से लेफ्ट साइड में जाओगे। लेफ्ट का मतलब डिस्प्लेसमेंट इज निगेटिव। अगर लेफ्ट में जाओगे तो फोर्स किधर लगेगा? राइट साइड में, दैट इज पॉजिटिव। इसीलिए जो फोर्स का नेचर होता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दैट्स व्हाई एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स मैंने लिखा है, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। इफ एक्स इज पॉजिटिव, फोर्स इज निगेटिव। इफ एक्स इज निगेटिव, फोर्स इज पॉजिटिव। अगर आप इसको न्यूमेरिकली किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो आपको पता है कि आप किसी एक कांस्टेंट से रिप्लेस करते हो, जिसको मैंने के बोला है। ये के क्या होता है? एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जो कि फिक्स होता है किसी एक स्प्रिंग के लिए। वो डिपेंड करेगा कि स्प्रिंग का मतलब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीक है स्प्रिंग, तो के का वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सभी बातें आप शायद ना समझो। सिंपली एफ, अगर आप मैंने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया है तो एक के लगाया है जो कि एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। मैंने इसका मतलब अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो फोर्स निगेटिव होगा, इन वाइस वर्सा। इट मीन्स दैट अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा तो फोर्स पॉजिटिव होगा। आई थिंक इट्स क्लियर। स्प्रिंग फोर्स विल अ फोर्स विच विल एक्टिंग इन द स्प्रिंग। सपोज एनी स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ। अगर आप उसके नेचुरल लेंथ से उसको आप कंप्रेस करोगे या उसके नेचुरल लेंथ से आप इसको एलोंगेट करोगे तो एक फोर्स वर्क करेगा जो कि अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आपने उसको लेफ्ट साइड में कंप्रेस करने का कोशिश किया है तो फोर्स राइट साइड में लगना स्टार्ट होगा जो कि उसको नेचुरल लेंथ में लाएगा। अगर आपने उसको एक्सपेंड किया है तो फोर्स निगेटिव में लगना स्टार्ट होगा। दैट्स व्हाई द नेचर ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज अ स्प्रिंग फोर्स। आई थिंक इट्स क्लियर till your level, and I have replaced f equal to minus kx where k is the spring constant, जो कि किसी भी स्प्रिंग के लिए फिक्स होता है डिपेंडिंग अपॉन कि स्प्रिंग का स्ट्रेंथ कैसा है। वो टाइम के साथ थोड़ा रिड्यूस होता है, बट इन
आइडियल टर्म्स में आप उसको कांस्टेंट रखोगे किसी एक स्प्रिंग के लिए. आई थिंक इट्स क्लियर. Now what I will do, I will make you revise all the four forces which I taught you in the last lecture also, in this lecture also. Let's go through it. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वेट. वेट नथिंग, इट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि हमेशा डाउनवर्ड काम करता है. एम मास का ऑब्जेक्ट है. इट हैज केप्ट ऑन अ टेबल. द फोर्स विल एक्टिंग इन द डाउनवर्ड एंड द वैल्यू इज m into g, where m is the mass, g is acceleration due to gravity. The value of g is 9.8 meter per second square and it is expressed in Newton. Weight is clear. If you haven't understood, please go to my lectures, you will understand very clearly. वहाँ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बस आपको मैं रिवाइज कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको न्यूटन्स लॉ पढ़ाऊंगा तो आपको ये सभी चीज़ क्लियर है. सेकेंड फोर्स आई टोल्ड यू अबाउट नॉर्मल फोर्स. Normal force will act whenever there is a contact of two object. I have already discussed about it. Suppose एक m मास का ऑब्जेक्ट है, वो टेबल पे रखा हुआ है, तो due to contact of this mass with table, there will be a force which will act. Or what is the nature of that normal? It is always perpendicular to the surface. Remember, यहाँ पर परपेंडिकुलर टू एन. और जब इंक्लाइंड प्लेन होगा तो ये मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि बहुत अच्छे से समझाया था ये सभी बातें. ये आप वीडियोस देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. एक मास किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है तो mg विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, ये फिक्स है जो कि ग्रेविटी होता है. बट हियर नॉर्मल विल एक्ट. यहाँ पे आप डायरेक्शन दे सकते हो, दैट इज द परपेंडिकुलर टू द दैट सरफेस. वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखा है, मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट नहीं, इस तरह से होगा क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये वर्क होता है नॉर्मल रिएक्शन. थर्ड फोर्स इज टेंशन, विच दिस लेक्चर आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि टेंशन फोर्स लगता है वो किसी भी रोप के ऊपर लगता है. इट ऑलवेज अवे फ्रॉम द मास. आपको याद रखना है. सपोज देर आप यहाँ देख रहे हो कि हिंज से कोई मास रखा हुआ लटका हुआ है m, तो mg डाउनवर्ड काम करेगा, लेकिन एक टेंशन फोर्स अपोजिट काम करेगा जो कि अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट. सिमिलरली हिंज से वो अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट टेंशन काम करेगा. एक ही रस्सी है तो टेंशन का वैल्यू सेम होगा, अगर रस्सी चेंज होगा तो टेंशन का वैल्यू डिफरेंट होगा. फोर्थ फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स. ये स्प्रिंग फोर्स एक फोर्स है जो कि स्प्रिंग में लगता है, जो कि कभी भी आप नेचुरल लेंथ से आप अगर उसको कंप्रेस करोगे एंड इफ यू इलोंगेट, देयर विल बी अ फोर्स व्हिच विल एक्टिंग दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड f इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स, वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. नेचुरल लेंथ जो उसका है वहां से अगर आप कंप्रेस करोगे तो अगर आपने उसको, अब आपको इसमें क्या वर्टिकली पोजीशंस में आपको मैंने बताया था कि अप साइड इज टेकन पॉजिटिव, डाउन साइड इज टेकन निगेटिव एंड इन द हॉरिजेंटल राइट साइड इज टेकन एज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड. सिमिलरली आप यहाँ भी उसको अप्लाई कर सकते हो कि अगर उसका वो यहाँ पर कंप्रेशन हुआ है, इट मीन्स एक्स डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हुआ है, तो एक्स ऊपर की साइड में गया है तो फोर्स अपोजिट डाउनवर्ड लगेगा. अगर आपने उसको इलोंगेट किया है तो अगर आपने उसको इलोंगेट किया तो आपने मास को नीचे खींचा तो फोर्स हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा. तो सिमिलरली यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, फोर्स कैसा होगा, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू ऑल एवरी टाइम. You can go through all my lectures and you can watch all the videos of force and laws of motion, and from the next lectures I will tell you the laws of motion, Newton's laws of motion. I will tell you. This was the basic concepts which I wanted to give you regarding the force. Kindly go through all my lectures. That's all for today. Thanks for listening. Take care of your health because corona cases is rising day by day. Therefore it's my kind request ki stay at home, वॉच माई वीडियो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी को दें क्योंकि टाइम तो बीत रहा है बट आपका स्टडी आपको करना ही होगा, चाहे स्कूल बंद हो या कुछ भी हो. यू हैव टू स्टडी इफ़ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ. देयरफॉर थैंकिंग यू ऑल. और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यूटन्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे.